Hey everyone, welcome to the Diamond Coaching. Myself Manisha. I just hope कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सारी चीज़ें सही होंगी. गुड आफ्टरनून. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है. और ये डिस्कशन जो है, मैं हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है. तो हर फील्ड के लिए बेनिफिशियल है. जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी. सबको पता होना चाहिए जनहित याचिका क्या होती है, कैसे फाइल होती है. वैसे इंडिया में इसको एज अ टूल यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कोई भी पर्सन उठता है और उसके बाद से पीआईएल फाइल कर लेता है. ठीक है. तो जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो खुद किसके लिए, मतलब किस पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद हमें जो जानना चाहिए वो ये है कि क्या स्टार्टिंग से ही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास अवेलेबल था कि पीआईएल का राइट है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारा लीगल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ठीक है. तो पीआईएल का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. दो चीजें हैं यहाँ पे. फर्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट. तो छोटा सा क्लास होगा ये, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे जो लोग आंसर लिखते हैं, जैसे एलएलएम के बच्चे भी लिखते हैं, एलएलबी वालों के साथ भी होता है कि उनका ये आंसर आता है लिखने को कि व्हाट इज पीआईएल, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है. तो दो चीजें हैं. क्या क्या? फर्स्ट जो है वो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरा लिटिगेशन. यहाँ आने से पहले हमें ये जानना है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था. ठीक है. बैकग्राउंड क्या था, क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑलरेडी था या फिर नहीं था. ठीक है. तो देखते हैं. गुड इवनिंग. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. ये टॉपिक उठाया गया है वैसे इसलिए, इस वजह से इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि जो एआईबी के बच्चे हैं उनके सेशन में पीआईएल से दो क्वेश्चन का आना कंपलसरी है. ठीक है. तो जो पीआईएल है उसे दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन एआईबी दे रहा है और ये जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, इसके बाद आपका पीआईएल से कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एरिया में कोई भी पेपर दे रहे हो, उसमें पीआईएल का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और बहुत इजी तरीके से ये चीज कंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. तो देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. क्या हमारे पास 26 नवंबर 1949 से पीआईएल का राइट था? तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आंसर इज यस. हमारे पास पीआईएल का कंसेप्ट था. कैसे? क्योंकि हमारे पास क्या था, फंडामेंटल राइट था, डीपीएसपी है, इसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज भी अवेलेबल हैं. अगर हमारे पास पीआईएल जैसी चीज ना हो, रिट का एप्लीकेशन ना हो, कोई रेमेडी ना हो, तो इन राइट्स का होना क्या है, यूजलेस है. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर अपने राइट्स को इन्फोर्स ही नहीं करा सकता है, दिस मीन्स कि हमें ये राइट्स देने का कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है. अब कोई भी मतलब नहीं है कैसे? क्योंकि सबको फंडामेंटल राइट मिला है, सबको फंडामेंटल ड्यूटीज मिला है, लेकिन क्या एक लेमैन इस फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करा सकता है? वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपका नॉन इन्फोर्सिएबल है, लेकिन फिर भी ये जो फंडामेंटल राइट है ये तो इन्फोर्सिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो कौन इसको इन्फोर्स करा सकता है? तो
everyone is not able to enforce their fundamental right. That's why जो PIL है वो क्या है, एनफोर्समेंट में लाने लायक है। अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, ठीक है। यहाँ से PIL नहीं आता है, हमारे पास रिट का राइट है। वो रिट का राइट कहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है किसका, लोकस स्टेंडाई का। ओनली इंटरेस्टेड पर्सन कैन क्लेम, थर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम एनी राइट और रेमेडी, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। तो क्या होता है यहाँ पे, ये लोकस स्टेंडाई के कंसेप्ट को, इसको, ये काफी रिजिड कंसेप्ट है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसको हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, इस रिजिडिटी को कम किया जा सकता है। तो होता क्या है कि पब्लिक, दो चीजें आती हैं PIL के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट। तो पहले समझ लीजिए कि PIL फाइल कब करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और इनका जो भी लीगल इंटरेस्ट है, अगर लीगल इंटरेस्ट इनका इन्वॉल्व हो रहा है तब हम कहेंगे कि क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट इनका ऐसे आता है। दूसरी चीज आती है लिटिगेशन। लिटिगेशन से क्या मतलब है, when two people went to the court for enforcing their legal right, ठीक है। मतलब कि there is someone A और B, दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो ओपिनियन है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों, एक कहता है कि उसके पास लीगल राइट है और दूसरा कहता है कि उसके पास लीगल राइट है। तो जब ये दोनों अपोजिंग पार्टी क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो क्या होता है, किसके लिए, इस लीगल राइट को डिक्लेयर कराने, इन्फोर्स कराने, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, लिटिगेशन है, एक लिटिगेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि PIL का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडिया में अगर इसको ले भी आए तो PIL का मतलब क्या होगा। जनरल डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है एक्सेप्ट सर्टेन डिक्शनरीज, ठीक है। कुछ बेसिक डिक्शनरी मीनिंग आप ले सकते हैं, तो उसमें भी ये कहा गया है कि फॉर द वांट ऑफ जस्टिस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप व्हेन समवन गोज टू क्लेम, ठीक है। कोई भी पर्सन क्या करता है, जाता है किसी बहुत एक बड़े से ग्रुप के लिए बात करता है, वो ग्रुप कैसा है, इनकैपेबल है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से पहले ओरिजिन समझिए कि ओरिजिन का पर्पस, क्योंकि ओरिजिन में ही इसका ऑब्जेक्टिव है। जब ये इंडिया की ओरिजिन नहीं है, ठीक है, USA हमारा इंडियन ओरिजिन नहीं है। इंडियन ओरिजिन ना होने के बावजूद जब USA में इसको ओरिजिनेट किया गया था, ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, यहाँ से आया है ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से। और यहाँ पे क्या किया गया था, बहुत एक बड़ा ग्रुप था जो क्या कर रहा था, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और उनके अगेंस्ट कोई भी पर्सन क्लेम करने वाला नहीं था, तो क्लेम किया गया था। और ये सिर्फ इस वजह से आया वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कोई भी उनके लिए जो डिसेबल हैं, जो क्लेम नहीं कर सकते हैं, जो लॉ को एक तरह से परसू नहीं कर सकते हैं, लॉ तक नहीं पहुंच सकते हैं, जस्टिस गेन नहीं कर सकते, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड जो काम कर रहा है वो पर्सन क्या कर सकता है, एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब कि एक लार्ज ग्रुप के इंटरेस्ट में कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। मतलब कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसका भी इंटरेस्ट वायलेट हुआ हो तो वो पर्सन क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है।
Public interest litigation is a type of petition that is filed by the person with bona fide intention to avail the justice for a group of people who cannot file the case themselves. जो खुद से क्या कर सकते हैं, खुद से केस नहीं फाइल कर सकते, उनको, उनके लिए कोई भी पर्सन जाके क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से तो ये आ गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्यों लाया गया इसको? तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं पीआईएल को लाने के, और देखिए यही ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया में भी फॉलो होता है। इसको ओरिजिनेट करने वाला जो कंट्री है यूएसए, यूएसए में अब पीआईएल फॉलो नहीं होता है, वहां पे पीआईएल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम लैचेस। ठीक है, बहुत सारे लैक्स हैं इसके पीआईएल के, प्रो एंड कॉन्स। देखिए कोई भी लीगल प्रोविजन जब होता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रो और कुछ ना कुछ कॉन्स रहता ही रहता है। ठीक है, तो वो प्रो और कॉन्स का क्या पर्पस था, मतलब क्यों है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव द जस्टिस, इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस। जस्टिस को एक्सेसिबल बनाना, इजी बनाना, उनके लिए जो कैपेबल नहीं है, जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकते, या फिर एक लोअर पीपल जो है, मतलब सोसाइटी का वो पोर्शन जो स्पीक नहीं कर सकता खुद के लिए स्पीक नहीं कर सकता, खुद का स्टैंड नहीं ले सकता, उस पर्सन के लिए तक जस्टिस को कैसे पहुंचाया जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये चीज की गई। दूसरी चीज ये है टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है, किसके लिए, फॉर इग्नोरिंग और नेग्लेक्टिंग द पब्लिक इशू। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट खुद किसी पब्लिक इशू को इग्नोर कर रही है या फिर उसको नेग्लेक्ट कर रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड थिंग जो है, एम इज टू क्रिएट द डेटरेंट इफेक्ट सच दैट देर आर नो फ्यूचर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ द सेम काइंड। ऐसा एक मतलब डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करना कि जिस टाइप का वायलेशन अभी क्रिएट किया गया है वो आप फ्यूचर में ना करो। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा कोई वायलेशन ना हो। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी केशवानंद भारती है, या फिर आपको सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो है एमसी मेहता, एनवायरमेंट से रिलेटेड केस है, और एमसी मेहता में अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे अलग अलग रूलिंग्स आए, जैसे गंगा के प्रोटेक्शन के लिए उसको क्लीन कराना। तो इस तरह के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स लाए गए जो पीआईएल का ही नतीजा है। बहुत सारी चीजें इंडिया में ऐसी हैं जो पीआईएल का नतीजा है। ठीक है, अगर पीआईएल नहीं होता तो शायद वो क्लास जो है जिसके लिए पीआईएल के क्लेम किया गया था, वो क्लास कभी ऊपर उठ के नहीं आता और वो कभी भी अपने लिए जस्टिस क्लेम नहीं करता। ठीक है, और फिर इंडिया के पास जो अभी इतने अच्छे लॉज हैं वो नहीं आते। तो इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल रहा है, लेकिन यूएसए के लिए भी ये बेनिफिशियल ही था, बट यूएसए आई थिंक वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और उसके बाद लॉ का लेवल भी काफ़ी पहले से क्रिएट हुआ है, वहाँ के लोग काफ़ी अवेयर हैं, तो वहाँ इस तरह की सोसाइटी का होना शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर वहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, अपने राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं, उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। दूसरी चीज है टू हैव द जुडिशियल ओवरसाइट। ठीक है, ओवर ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बहुत बड़े लेवल पे अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो वहां पे भी क्या किया जा रहा है, इसको जुडिशियल ओवरसाइट मिल सके वहां पे। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह का इशू कवर करता है पीआईएल। आपका जो पीआईएल है वो किस तरह के इशू को क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए टू हैव, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं
ठीक है, जो पूरे किए जाते हैं पीआईएल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ इशू जो कवर करता है पीआईएल आपका, कितने तरह का। सारे इश्यूज के लिए आप पीआईएल नहीं फाइल कर सकते, या फिर ये कहें कि कुछ इशू हैं जिनके लिए आप पीआईएल नहीं फाइल कर सकते। तो देख लीजिए, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, विमेन्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है, मतलब कि जहां कहीं भी एट्रोसिटीज ऑफ ऑन ह्यूमैनिटी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, डेट स्लेवरी है, या फिर बॉन्डेड लेबर है, कस्टोडियल डेथ है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, पीआईएल फाइल कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड रिलेटेड इशू है, चाइल्ड लेबर है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है चाइल्ड को, उनका एजुकेशन वायलेट हो रहा है, या फिर अनपेड मिनिमम वेजेस, लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबरर के साथ, तो उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है, या फिर ह्यूमैनिटी कहीं क्या है खत्म हो रही है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, पीआईएल फाइल कर सकते हो। कहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, तो पर्सनल इश्यूज के लिए आप पीआईएल नहीं फाइल कर सकते, मतलब कि जहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मैटर करता है, जैसे कि मान लीजिए रेंट रिलेटेड इशू है, टेनेंसी है, वहां पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, और वहां पे आप चाहते हो कि पीआईएल फाइल कर दो, तो वहां आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद से स्टूडेंट और कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एडमिशन, मतलब कि कोई भी पर्सनल इशू क्रिएट किया जा रहा है कि एडमिशन से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में है, वहां भी पीआईएल नहीं आप फाइल कर सकते। मेंटेनेंस, जो वाइफ के लिए मेंटेनेंस फाइल करना होता है, वहां आप पीआईएल नहीं फाइल कर सकते हैं बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। कब, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच का मैटर है ये, तो एक पर्सनल इशू है, यहाँ पे भी आपका पीआईएल फाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि पेंशन या फिर ग्रेचुइटी से रिलेटेड। ठीक है, ये जो है एग्रीव्ड पर्सन या फिर कंसर्न अथॉरिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक पेंशन का लार्जर स्केल पे पेंशन नहीं पे हो रही है, जैसे गवर्नमेंट के साथ हुआ था, अभी सबने सुना होगा बीएसएनएल जो है वो अपने एम्प्लॉयज को वीआरएस दे रही थी, कंपलसरी रिटायरमेंट वहां पे मिल रहा था, वॉलेंट्री। तो अगर वो वीआरएस मिल रहा था उनको, तो क्या वहां पे पीआईएल फाइल किया जा सकता था? क्यों? क्योंकि एक बड़ा स्केल था वहां पे, कोई भी पर्सन, क्योंकि एक कोई अथॉरिटी थी जो एक बहुत लार्ज लेवल पे लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर रही थी, सबका एम्प्लॉयमेंट जा रहा था, तो हो सकता है कि वहां पे एक कोई भी पर्सन आए और वो उठ के रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिप्रेजेंटेटिव फाइल करे किसी भी सूट को। ठीक है, अब देखिए पीआईएल ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, 1963 में पीआईएल का कंसेप्ट यूएसए में जनरेट किया गया था, और किसके लिए? द फैक्ट ऑफ द केस जो था वो ये था कि पिटिशनर जो था वो बहुत पुअर था, और उसने रिक्वेस्ट किया था स्टेट को कि वो उसको क्या किया जाए, एक लीगल काउंसिल अपॉइंट किया जाए, ठीक है, उसके लिए जो उसका केस लड़ सके। इस मैटर को क्या किया गया, 9 जजेस के द्वारा सुना गया था, और कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया था। ठीक है, इंडिया में पीआईएल कैसे आया, तो यहाँ हम देखते हैं कि इंडिया में कैसे इवॉल्व किया गया पीआईएल। देखिए जेनेसिस, अगर ओरिजिन देखें तो 1976 में 1976 में मुंबई कामगार का केस था, और जिसमें जस्टिस साहब के जो थे वो कृष्णा अय्यर। ठीक है, उन्होंने पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट के कंसेप्ट का सीड ड्रॉ किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुंबई कामगार। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका किससे, हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे फोकस ऑन इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजनर, हाँ ये बिहार ही है। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस है। फर्स्ट इंडिया में आपको मुंबई कामगार जो है
कामगार का केस है, ये 1976 का है। लेकिन जो हुसैनारा है, खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस है। बहुत सारे प्रिजनर्स थे जिनको बिहार में रखा गया था, कुछ लोगों की उसमें डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत इन ह्यूमन कंडीशन में उनको रखा गया था, स्पेस नहीं था, जरूरत से ज्यादा लोग थे और पेंडिंग केसेस थे। मतलब जैसे ये है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को रखा गया था वहां पे, कुछ जिसके लिए ये पिटिशन फाइल हुई थी, उस पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम तक जेल में रखा गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, लगभग 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जिनको इन ह्यूमन कंडीशन में रखा गया और उनको रिलीज कराया गया। ठीक है, इस केस में उन सारे को रिलीज कराया गया था। इसके जो माने जाते हैं कि फाउंडर जो हैं वो हैं आपके जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिया में इनकारपोरेट किया था। ठीक है, इसके बाद यहीं से हमारे पास आया क्या, एक फंडामेंटल राइट और क्रिएट किया गया, और वो राइट हो गया कि राइट टू स्पीडी जस्टिस इमर्ज एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, इस केस की वजह से। और फिर एक नेक्स्ट केस जो है जिसमें जस्टिस पीएन भगवती ने ही कहा, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और सोशल एक्शन ग्रुप एक्टिंग बोनाफाइडली कैन इन्वोक द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे यही था कि कोई भी पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर सकता है। तो ये जो केस है आपका, नेक्स्ट केस जो है वो एसपी गुप्ता का केस है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और जिसमें जस्टिस पीएन भगवती ने रिप्रेजेंटेशन बताया। फिर इसके बाद से आता है इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे। ये केस है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है वो है हुसैनारा खातून। ठीक है, और जस्टिस पीएन भगवती। इसके बाद अब देखिए, नेक्स्ट केस जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो केस है जिसकी वजह से आपका एक्सप्लॉयटेशन, विमेन हैरेसमेंट, एक तरह से देखा जाए सेक्सुअल हैरेसमेंट एज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट माना गया। ये भी एक पीआईएल ही था। आर्टिकल 14 और 15 और 21 इसका वायलेशन माना गया था, और यहाँ पे हेल्ड किया गया था कि क्या है, इसमें गाइडलाइंस आई थी कि जो जिसके वजह से हमारे पास 2013 में एक एक्ट बनाया गया, इसमें वो गाइडलाइन आए जिन्होंने प्रिवेंट किया क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हेल्ड की गई हैं। और इसी के हेल्ड प्रोविजन के बेसिस पे ही हमारे पास क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट है 2013 का, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से आज वुमेन्स क्या है, काम कर पाती हैं, फ्रीली काम कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास राइट टू रिकोर्स है, वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए वो फैक्टर्स क्या हैं जिसके वजह से आपका पीआईएल जो है वो इंडिया में ग्रो किया, क्योंकि जो इसको ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिनेट, जहाँ पे जिस कंट्री में इसको ओरिजिनेट किया गया उस कंट्री में ही ये खत्म हो गया। ठीक है, मतलब वहां पे इसको 3 केसेस के बाद ही बैन कर दिया गया था। इवन इन यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो आई थिंक ओनली 2 केसेस वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, और वो भी डिसाइड नहीं किए गए थे, उनको डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद से वहां पीआईएल का कंसेप्ट नहीं यूज किया। लेकिन इंडिया में ये चीज है, क्यों है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद से हमारे पास पार्ट 3
और पार्ट 4 मतलब कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी है। ठीक है, तो अगर ये पीआईएल नहीं भी होता तब भी हमारे पास आर्टिकल 32 था, 226 था, लेकिन बस हमें जो लोकस स्टेंडाई का कंसेप्ट है उसे पूरा करना था। लेकिन जो पीआईएल है वो क्या करता है, थोड़ा सा लोकस स्टेंडाई के कंसेप्ट को डिमिनिश करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के इस राइट को फ्लेक्सिबल बनाता है कि कोई भी थर्ड पर्सन क्या कर सकता है, इसको फाइल कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद से प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन भी बहुत सारे ऐसे हैं। लिबरल इंटरप्रिटेशन एक तरह से लोकस स्टेंडाई का किया गया इस वजह से। फिर आते हैं, एक केस था बंधुआ मूर्ति मोक्षा। ठीक है, ये भी केस इसमें आता है कई बार। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द रिस्पोंडेंट स्टेटिंग दैट इट वुड ट्रीट एवरी केस ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है। अब देखिए कौन फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो फाइल कर सकता है पीआईएल को किसी भी केस में, आर्टिकल 32 और 226 में। कहाँ पे फाइल करेंगे आप, आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और 226, बट यू मस्ट बी अ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है। फिर इसके बाद है 133 में, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीजर में जा सकते थे, अभी बीएनएस में जा सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट, किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ वीकनेस हैं पीआईएल के, कौन कौन से। पीआईएल की वजह से जो सबसे बड़ा लॉस है जुडिशरी में वो क्या है, पेंडेंसी ऑफ केसेस। ठीक है, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ओवरबर्डनिंग बढ़ती जा रही है केसेस की। दूसरी चीज क्या है, तो जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि फेरिवोलस मतलब कि लोग क्या करते हैं, रॉन्ग पिटिशन भी फाइल करते हैं। क्यों, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो पीआईएल है वो किस ग्राउंड पे फाइल करोगे, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पिटिशन का, ऐसा कुछ नहीं है, तो रॉन्ग पिटिशन भी फाइल होती है, फेरिवोलस फाइल होती है। दूसरी बात ये होती है कि बहुत लोग पब्लिसिटी के लिए भी क्या करते हैं, पिटिशन फाइल करते हैं। ठीक है, जुडिशियल ओवररीच भी है, इन केसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच बाय द जुडिशरी इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द सोशल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस थ्रू द पीआईएल। ठीक है, होता है कि बहुत बार लेजिस्लेशन कुछ और कह रहा है और जुडिशरी क्या करती है, ओवररीच करती है कुछ मैटर्स पे, लेकिन समटाइम्स ये क्या है, अच्छा भी है और समटाइम्स बुरा भी है। दूसरी चीज क्या है, पीआईएल जो है वो इसके वजह से पीआईएल केसेस का जैसे कोई बेसिक क्राइटेरिया ना होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि रॉन्ग पीआईएल आ रहे हैं, तो केसेस के सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी पर्सन पीआईएल लेके पहुंच गया हो और जो जेन्युइन केस है उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि नहीं पता है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया ये पीआईएल का कंसेप्ट, जिसमें आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ये आया और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इतनी ही चीज़ें आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको इस टॉपिक पे कोई और चीज़ें नहीं चाहिए। अब इसके आगे हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो दोनों इतने ही में से आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।